हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, साइंस का सेगमेंट बढ़िया से क्लियर हो रहा होगा आपका। फिजिक्स केमिस्ट्री हो ही गया था। बायो का केवल एक टॉपिक हमारा पास बच रहा है, वो आज हम लोग क्लियर करते हैं। फिर बायो का सेगमेंट जो है वो भी हमारे पास क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बायोलॉजी में हमने पोषण के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो पोषण से संबंधित चीजें हो गई थी और आहार नाल भी हो गया था हमारा। आज हम ले रहे हैं मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में कुछ चीजें देखनी है। देखो, अगर मैं बीमारियों की बात करूं तो बीमारियां दो तरह से हो सकती है। जो डिजीज है वो दो तरह की होती है। एक तो जन्मजात कोई बीमारी हो कि जन्म से ही हो, और दूसरा उपार्जित, जो बाहर से अडॉप्ट हुई है। ठीक है, बाहर से अडॉप्ट होने का मतलब बाहर का कोई भी वातावरणीय कारक है, जीवाणु है, विषाणु है, उनसे व्यक्ति अगर संक्रमित हुआ है तो बीमार होता है। बीमार अगर होता है तो बॉडी में एंटीबॉडी है, प्रतिरक्षा है, वो उत्पन्न होती है ना। प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है, उसमें क्या चीज होता है पहले एक बार वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे कुछ जानकारी करेंगे। वैसे हम प्रतिरक्षा के बारे में पहले पढ़ ही चुके हैं, फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूं। प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी जो है वो कैसे बनेगी कि जब भी बॉडी में पहली बार कोई रोगाणु आता है, कोई भी रोगाणु आता है, तो उस रोगाणु के विपरीत, उस रोगाणु में, इस रोगाणु को नष्ट करने के लिए क्या होती है, मानव शरीर में प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी जो है वो बनती है। ये एंटीबॉडी क्या करती है, जो भी रोगाणु आ रहा है, जीवाणु या वायरस जो हम कह सकते हैं, उस कारक को नष्ट करने का काम करती है। एंटीबॉडी या फिर एंटीबॉडी जो बनती है वो है कि एक्चुअली डब्ल्यूबीसी है। इस डब्ल्यूबीसी का जीवन काल हमने पढ़ा है कि 3 से 5 दिन ही होता है, लेकिन किसी रोग को नष्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो डब्ल्यूबीसी जो है वो मेमोराइज करती है, और इस पैटर्न पर ही क्या होता है, जनरेट होते हैं टीके, वैक्सीन। तो जो वैक्सीन है, वैक्सीन का एक सामान्य, यूं तो बहुत से अलग अलग तरह से वैक्सीन बनते हैं, मैं एक सामान्य तरीका ले रहा हूं, समझा रहा हूं। सामान्य तरीका क्या होता है कि जैसे मान लिया कोई भी रोग है, जैसे रोग मान लिया पोलियो हो गया, पोलियो है, तो पोलियो रोग का जो टीका होगा उस टीके में होगा क्या, उस टीके में क्या किया जाता है, इसका जो रोग कारक है जो पोलियो उत्पन्न कर सकता है, ठीक है, जो रोगाणु है, उस रोगाणु का एक मृत या निष्क्रिय सैंपल लिया जाता है। सीधे तौर पे मैं क्या कह दूं कि पोलियो होने वाले, पोलियो जिस रोगाणु से होता है वो मृत अवस्था में या फिर निष्क्रिय अवस्था में क्या किया जाता है, टीके में लिया जाता है, और इससे किया जाता है बॉडी में इंजेक्ट। अब जैसे ही वो निष्क्रिय रोगाणु बॉडी में जाएगा तो हमारी जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या हो जाएगी भाई साहब, एक्टिव हो जाएगी कि भाई साहब कोई रोगाणु आया। हालांकि वो अंदर जाकर अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो कैसा है, निष्क्रिय है, एक्टिव है नहीं। तो क्या होगा, शरीर पर नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, लेकिन डब्ल्यूबीसी के लिए वो क्या होगा, एक सैंपल के तौर पे होगा, एक एक्सपेरिमेंट है कि भाई साहब ये बॉडी में आ गया है, अब इसको खत्म करने के लिए आप क्या क्या तरीके अपना सकते हो। वो क्या करती है, डब्ल्यूबीसी उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लेती है और उस पर अलग अलग तरह से उसको नष्ट करने का प्रयास करती है, और फिर बाद में फाइनली वो क्या होती है, सक्सेसफुल हो जाती है। वो जो एक पैटर्न है वो पैटर्न डब्ल्यूबीसी द्वारा मेमोराइज कर लिया जाता है। अब इन फ्यूचर अगर बॉडी में कोई सक्रिय रोगाणु आया जो एक्टिव है, एक्टिव पैथोजन है, वो अगर बॉडी में आया तो उसके खिलाफ प्रतिरक्षा या फिर उसके खिलाफ
क्या एक्शन लेना है, कौन से तरीके अपनाने हैं उसे नष्ट करने के, वो डब्ल्यूबीसी के पास पहले से प्रिपेयर होते हैं। तो वो पहले से प्रिपेयर है, तो अगर बॉडी में अगर कभी भी लाइफ टाइम में जो भी उसका उसको मेमोराइज करने का टाइम पीरियड होता है अलग अलग होता है, ठीक है, तो वो कभी भी अगर बॉडी में आएगा तो डब्ल्यूबीसी के पहले से पास एक पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न में उसको क्या करना है, रोगाणु को नष्ट करना है। ठीक है, ये होता है टीके का सेगमेंट। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी आगे हम लोग सभी रोगों के टीकों के बारे में पढ़ेंगे, तो टीके बनते कैसे हैं, प्रतिरक्षा कैसे बनती है, वो पहले से जानकारी ले लेनी जरूरी है। जब हम रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो हम रोग कौन कौन से पढ़ेंगे वो देखें एक बार। देखो, एक तो रोगाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था, सिंपली ध्यान रखना है, वो है लुई पाश्चर ने रोगाणु सिद्धांत दिया था। वो कहता है कि प्रत्येक रोग के लिए जो रोग कारक है वो निश्चित होता है और उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो अन्य रोगाणुओं से डिफरेंट रहता है। ठीक है, वो छोड़िए, आप केवल सवाल वन लाइनर के तौर पे याद रखना है कि रोगाणु सिद्धांत किसने दिया है, लुई पाश्चर ने। फिर जब हम रोगों की चर्चा करेंगे तो हम अलग अलग तरह के रोगों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हार्मोनल डिजीज, हार्मोन की कमी या अधिकता के कारण होने वाले जो रोग हैं वो पढ़े जाएंगे। ठीक है, जिसमें विभिन्न ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन पढ़ेंगे हम लोग, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि, ये ग्रंथियां। फिर इन ग्रंथियों से जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनके देखो प्रभाव वगैरह वो तो हमारे सिलेबस के हिस्से नहीं है, लेकिन हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो रहा है, एड्रिनलिन की अधिकता से कौन सा रोग है, कमी से कौन सा रोग है। तो हार्मोनल जो डिजीज है वो पढ़ेंगे। हमारे बॉडी में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन अधिक हो गए तो भी खराब है, कम हो गए तो भी खराब है। ठीक है, तो हार्मोन का निश्चित अवस्था में होना, निश्चित स्तर तक होना जरूरी है। इनकी कमी या अधिकता से कौन से रोग हो गए वो अलग से हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा है डिफिशियंसी डिजीज, ये हमने पढ़ लिया है, काफी सारे पढ़े ना, कि पोषक तत्वों की कमी से कौन से रोग होते हैं। जैसे मैंने प्रोटीन में पढ़ा था, क्वाशियाकोर और मैरस्मस रोग हो जाता है ना। विटामिन में हमने पढ़े हैं कि विटामिन, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये सारे रोग कहलाते हैं डिफिशियंसी डिजीज, यानी किसी पोषक तत्वों की कमी से होने वाले। फिर है कॉग्नाइटल डिजीज या जन्मजात रोग, जो व्यक्ति जन्म से ही किसी में अगर वो रोग है, जैसे भ्रूणीय विकास में दोष के कारण कोई व्यक्ति अगर जन्म से अंधा है, ठीक है, तो ये जो रोग है वो जन्मजात रोग कहलाता है। कि शरीर में कोई अंग कम हो गया, कोई अंग ज्यादा हो गया, किसी के चार हाथ पैर आते हैं, चार हाथ आ गए, ठीक है, या दो सर होता है, या फिर जो कोई जुड़वा है वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जन्मजात रोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी हम शुरुआत करेंगे संक्रामक रोगों से। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज से शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज पहले पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हार्मोनल डिजीज, और फिर लास्ट में एक है आनुवांशिक रोग। 3 सेगमेंट में हम लोग हमारा जो रोग वाला जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ेंगे। पहले संक्रामक रोग पढ़ेंगे, फिर आनुवांशिक रोग पढ़ेंगे, और फिर लास्ट में क्या पढ़ेंगे हम लोग, जो हार्मोनल डिजीज से जो की कमी या अधिकता, हार्मोन्स की कमी या अधिकता से जो रोग हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। संक्रामक इन्फेक्शियस डिजीज से क्या मतलब है, इन्फेक्शियस डिजीज से मतलब यह है आपका कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। अब उनको फैलाने वाले रोग भी अलग होते हैं। जैसे अगर मैं सीधी सी बात कहूं कि एक व्यक्ति अंधेपन से पीड़ित है, ठीक है, तो अगर किसी अन्य व्यक्ति के पास बैठा है तो वो उसमें फैल नहीं जाएगा, है ना। लेकिन एक व्यक्ति को जुकाम लगा हुआ है और वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास में है तो उसको भी जुकाम लगता है, तो जुकाम क्या होता है, फैल जाता है। जैसे कोरोना के बारे में आपको पता ही है कि एक व्यक्ति को कोरोना हो रखा है और अगर वो किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास बैठ जाए या उसके संपर्क में रहे तो कोरोना क्या होता है, फैलता है।
तो फैलने वाले जो रोग है, उन फैलने वाले रोगों को हम क्या कहेंगे भाई साहब? संक्रामक रोग कहेंगे, इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है हम लोग ले रहे हैं, इसमें क्या अलग अलग कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वायरस और बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग है, विषाणु और जीवाणु जनित रोग। अब यहां पर क्या है, यहां पर कंपटीशन एग्जाम या फिर जैसे अपने सीईटी की बात करें, सीईटी जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई साहब कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। तो क्या करते हैं, 4 जीवाणु वाले रोग दे देते हैं, 1 विषाणु वाला दे देते हैं, या फिर ऐसे पूछ लेते हैं भाई कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो 3 विषाणु वाले दे देंगे, 1 जीवाणु वाला दे देते हैं। ऐसे सवाल पूछते हैं, है ना। तो वहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले तो हम क्या करते हैं, पहले सारे रोग के नाम याद कर लेते हैं कि वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, जीवाणु बैक्टीरिया से कौन कौन से होते हैं, फिर बाद में उनमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक के साथ याद करते हैं। सबसे पहला जो हम ले रहे हैं वो है विषाणु जनित या वायरस द्वारा होने वाले रोग। ट्रिक क्या है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, पीछे को हम लोग पीछे पढ़ेंगे, ठीक है। अब वैसे भी रेखा से हिट होने वाले बहुत से लोग हैं, है ना। आजकल के बच्चे को ज्यादा ही हिट हो जाता है ना, तो वो वैसे भी आपको हिट नहीं होना है, हिट हो गए तो वैसे ही पीछे रह जाओगे। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते समय पहली चीज यही ध्यान रखनी है ना, प्रेम प्रसंग से थोड़ी दूरी बनाए। इसमें क्या है ना, रेखा हमेशा आपको पीछे छोड़ के चली जाती है, तो पीछे नहीं रहना है, ठीक है। रेखा नाम का अगर कोई व्यक्ति कोई विद्यार्थी है, वो अपने दिल पे ना ले, रेखा जो है केवल एक एग्जाम्पल के तौर पे है ना हमारे पास, हमें याद रखना है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, पीछे को पीछे पढ़ेंगे। तो रे से क्या हो जाएगा, रेबीज। खा से खसरा, ठीक है। ह से हर्पिस, में से मेनिंजाइटिस, जैसे हम कहते हैं मस्तिष्क ज्वर भी। ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रैकोमा, जो सांस की संबंधित बीमारी, आगे पढ़ेंगे हम। पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे कोरोना वगैरह है, वो और भी है, वो अलग से पढ़ लेंगे। ट्रिक में ये रोग याद हो गए, सेट हो गए, तो इस ट्रिक में एडजस्ट कर लिया। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रे से रेबीज, खा से खसरा, ह से हर्पिस, ह में से मेनिंजाइटिस। रेखा हमें हिट, ही से हिपेटाइटिस, ट से ट्रेकोमा, हिट करके पीछे, ठीक है। करके में कुछ नहीं आना है ना, करके जो है, करके में कुछ नहीं आएगा, हिट के बाद पीछे। पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, पीछे। छो से छोटी माता, ड से डेंगू, ग से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा, ठीक है। याद हो जाएगा, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बड़ा आसान है। तो सीधा सवाल तो भाई साहब ये बनता है कि निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। लोगों को याद नहीं होते हैं, गलतियां करके आते हैं। और इवन मैंने तो आरएस प्रीलिम्स जैसे एग्जाम में भी ये सवाल देखा है, या आरएस प्रीलिम्स में मेरे ख्याल से शायद 2018 वाला पेपर या 21 वाले पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन था एमसीक्यू में, और पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है ना। तो आधा इंपॉर्टेंट सवाल तो आपका इस जो ट्रिक से है, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, उससे याद हो जाना है। याद हो ही गया होगा, 3-4 बार तो हमने बोल ही लिया। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। रे रेबीज, खा खसरा, ह हर्पिस, में मेनिंजाइटिस, ही हिपेटाइटिस, ट ट्रैकोमा, करके नहीं रखना है, पीछे पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, ड से डेंगू, छोड़ गई, ग से गलसुआ, ई से इन्फ्लुएंजा। हो गया याद। चलिए, ये तो हो गए आपके वायरस द्वारा होने वाले रोग। अब चलते हैं भाई साहब बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। बैक्टीरिया वालों में एक ट्रिक क्या बनेगी कि दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। एक टिप्पणी नाम की लड़की हुई, ठीक है, वो दादी को कहा हुई
शिकागो में छोड़ के आई अमेरिका के। अब दादी मौज करो, ठीक है, आपने यहाँ पे हरिद्वार हरिद्वार नहीं जाना है, ठीक है, तीर्थ हो गए आपके, अब आप जाओ शिकागो जाओ मौज करो, ठीक है। तो टिप्पणी ने अपनी दादी को कहाँ छोड़ दिया साहब? शिकागो में। दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। दा दा दी दोनों ड से याद रखना है ना, डाडी करना है, डाडी की जगह दादी हो गया ना। डायरिया, डिफ्थीरिया। को से कोड, कोड यानी कुष्ठ, को हो गया टी, टी से आ जाएगा टिटनेस, प से हो जाएगा प्लेग, आधा प से है ना, पूरा पे नहीं है ना, और नी से आ जाएगा निमोनिया। आधा प और पूरा प प्लेग ही लेना है, और नी से निमोनिया। फिर ने कुछ नहीं है, शिकागो में सी से आता है सिफिलिस, का से काली खांसी, गो से गोनोरिया। शिकागो, सी सिफिलिस, का काली खांसी जिसे हम पर्टोसिस भी कहते हैं, गो से गोनोरिया। में से मलेरिया। छो, छो को आप थोड़ा सा याद रख लेना, शय को छो पढ़ लिया है ना, शय है छो है तो है ना, और कुछ सेट नहीं हो रहा था तो छो हो गया। और है से हैजा, ठीक है। दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है ना, है भी लेना है हैजा से। दा से डायरिया, दी से डिप्थीरिया। दादी में दा से डायरिया, दी से डिप्थीरिया। दादी को से कोड कुष्ठ, दादी को। टिप्पणी, टी से टिटनेस, प से प्लेग और नी से निमोनिया। टिप्पणी ने टिटनेस, प्लेग एंड निमोनिया। टिप्पणी ने याद रखना है, टिप्पणी ने शिकागो, सी से सिफिलिस, का से काली खांसी, गो से गोनोरिया। सिफिलिस, काली खांसी और गोनोरिया। शिकागो में से मलेरिया। छो का थोड़ा सा याद रखना, छो को श याद रखना है, श हो जाएगा, श यानी टीबी है ना, श यानी क्या आता है? जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस। छोड़ा है से हैजा। ये आपके बैक्टीरिया द्वारा, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। दोनों ट्रिक आसानी है। वायरस वाली क्या थी? रेखा, वायरस वाली ये आ गई, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, पीछे का पीछे छोड़ गई। और बैक्टीरिया वाली क्या है भाई साहब? बैक्टीरिया वाली है, दादी को टिप्पणी ने शिकागो में छोड़ा है। हो जाएगा। यहां पे ने वाला कुछ नहीं है और उसमें करके वाला जो है वो कुछ नहीं है, बाकी ट्रिक पूरी याद हो जाएगी। हो जाएगा भाई साहब, कोई ज्यादा लोड नहीं है। यानी यहां पर हमारे पास दो टाइप के सवाल तो सीधे हो जाएंगे कि अगर हमें एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है या कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग है या कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है, वो हो सकता है। यानी ये चार सवाल हमारे पास आए तो हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। ओके, ठीक है। अब जीवाणु और विषाणु के अलावा और किन से रोग होते हैं? अब इसमें देखो एक और कैटेगरी ली है मैंने, जल और भोजन जनित रोग। यानी जहां पे जल और भोजन क्या है? माध्यम है। कारक तो बैक्टीरिया वायरस जो भी बन रहा है वो हम लिख ही रहा हूं मैं। जैसे हैजा है, वो दूषित भोजन दूषित जल से होता है। तो कई बार सवाल ऐसे आ जाते सीधा कि निम्न में से कौन सा दूषित जल से या दूषित भोजन करने से होता है, तो उसकी भी एक इंडेक्स बना दी। हैजा है, वैसे है बी लिखा है, बी ई किससे रेफर कर रहा है? बैक्टीरिया को। आंत्रशोथ, ये आंत्रशोथ है। आंत्रशोथ ये भी क्या है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। दस्त, दस्त भी बैक्टीरिया वायरल नहीं है सर, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। पीलिया, मोतीजरा और पैचिस। पैचिस जो है वो गोलकर्मी द्वारा होने वाला रोग, गोलकर्मी आगे भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तीसरा है कि संपर्क में आने पर जो रोग फैलते हैं, ठीक है, उसमें कुछ और है। संपर्क में आने वाले रोग में सामान्य संपर्क, संपर्क में आने वालों को भी हम लोग पहले क्या अलग अलग कैटेगरी में कि सामान्य संपर्क से जो फैलते हैं, ये ऊपर आ गया। खाज, खाज जो है, खाज या खुजली, अगर किसी व्यक्ति को खाज हो रखी है, उसको अगर आप टच करते हो तो वो आपको भी हो सकती है। और ये क्या है? एफ, फंगस, फंगस यानी कवक। एक तो क्या था?
वायरस था, एक बैक्टीरिया है, एक कवक भी है। तो कवक वालों में खाज, खुजली है, खसरा, दांत जो है दाग भी फंगस वाले हैं। फिर चिकन पॉक्स, छोटी माता जो है वो वायरस द्वारा होने वाला रोग है। और ये भी क्या है, अगर किसी को छोटी माता निकली हुई है और उसके संपर्क में रहते हैं तो उस अन्य व्यक्ति को भी हो सकता है। चेचक हो गया, कोड, अगर कोड, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको कोड हो रखा है और उसके संपर्क में या फिर उसके पहने हुए कपड़े या बिस्तर को अगर उपयोग में लिया जाए तो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी कोड से पीड़ित हो जाता है। फिर पायरिया, पायरिया जो है प्रोटोजोआ से होता है, ये एक रोगाणु है, आगे भी पढ़ते और पायरिया जिसमें यहाँ पे मसूड़ों से खून वगैरह आता है। फिर ब्लड कांटेक्ट, कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको टिटनेस हो रखा है, एड्स हो रखा है या हेपेटाइटिस हो रखा है, वो ब्लड यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो उनमें भी ये रोग हो जाता है। तो टिटनेस, एड्स, हेपेटाइटिस ये रक्त संपर्क के कारण होने वाले रोग हैं। फिर सेक्सुअल कांटेक्ट, जो यौन संपर्क के माध्यम से अगर यौन संपर्क किया जाए और उस दौरान एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में होने वाले रोग में एड्स तो है ही है, जो कि एक कैसा वी लिखा है मतलब वायरस भी है, आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। गोनोरिया बैक्टीरिया से है, एक श्वेत प्रदर है, ये प्रोटोजोआ से होता है, और सिफिलिस जो है बैक्टीरिया से। ये जो है आपके यौन संपर्क से, सेक्सुअल कांटेक्ट से होने वाले। अदर एनिमल कांटेक्ट, ये भी सीधा कई बार सवाल पूछ लेते हैं, बहुत से जो अन्य जो जीव है उनके संपर्क में आने पर भी कई क्या होता है, कई बार रोग हो जाते हैं। तो सबसे पहले मलेरिया, मलेरिया फैलाने का काम मादा एनाफिलीज का है। एक येलो फीवर होता है, पीत ज्वर, एडिस मच्छर के कारण। डेंगू जो है वो एडिस मच्छर से होता है। एक हाथी पांव होता है जिसमें पैर हाथी के जैसे सूज जाते हैं, ये क्यूलेक्स मच्छर से होता है। रेबीज, रेबीज आपके कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, बंदर, लोमड़ी, इन सभी के काटने से जो रोग होगा वो रेबीज केवल कुत्ते से नहीं है, बिल्ली के काटने पर भी रेबीज ही होगा। फिर एक टाइफस फीवर, ये जो जुए होती है, जुए खाने से, जुए अगर हैं दिमाग में मतलब सर में, तो निकाल लीजिए, उनसे जो होता है टाइफस फीवर होता है। एक है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये होता है सेट सी फ्लाई, सेहत नहीं, इसको सेट सी फ्लाई पढ़ा जाता है ना, TSE, क्या बात है, टाइपिंग एरर इतना कैसे, सेट सी फ्लाई है ना, सेट सी फ्लाई, ये उस मक्खी का नाम है जिससे क्या होता है, अफ्रीकन सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस होती है। एक है काला अजर, जो कि सैंड फ्लाई जो मक्खी है उससे होता है। एक होता है छागा रोग, जो कि होता है बग, जो खटमल होता है ना, बिस्तरों में आता है ना खटमल, खटमल से जो रोग होता है वो होता है छागा रोग। और एक नारू रोग होता है जो कि साइक्लोप से होता है, उसके बारे में वैसा, ये जो सारे नाम लिखे हैं हमने, इन सारे रोगों को एक एक करके पूरा पढ़ेंगे, जहां पे हमारे पास सवाल बन सकते हैं और जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। पहले तो हमने केवल एक बार सारा एक साथ लिख लिया है कि कई बार सीधा सवाल आ जाता है सब कि ब्लड कांटेक्ट से कौन से रोग होते हैं, जीवाणु से कौन से होते हैं, कवक से कौन से होते हैं, तो उनको पहले एक एक बार इस सारणी में मैंने इंडेक्स में वर्गीकृत कर दिया अलग से। अब हम एक एक रोग उठाएंगे और उस रोग पर क्या सवाल बन सकते हैं वो सवाल हम देखते हैं और उस रोग की जानकारी लेते हैं। शुरू करें। सबसे पहले लेते हैं जीवाणु जनित रोग। ठीक है, जीवाणु जनित रोगों में सबसे पहले हम ले रहे हैं सॉरी सब जीवाणु जनित रोगों में सबसे पहला जो रोग है वो है आपका टाइफाइड, बैक्टीरिया वाले में। देखो ध्यान कीजिएगा, जो बैक्टीरिया वाले जो रोग हैं उनमें हमें पढ़ना क्या है। देखो चार चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि एक तो इसमें होगा क्या, ठीक है, टाइफाइड में क्या होगा, शरीर का कौन सा बॉडी पार्ट है वो जो है डैमेज होगा या प्रभावित होगा। दूसरा, वो किस माध्यम से हो रहा है। तीसरा,
उसके रोगाणु, रोग कारक बैक्टीरिया जो है, मतलब उसके बैक्टीरिया का नाम, और तीसरा उसकी जांच, चौथा उसकी जांच, सॉरी। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? एक तो प्रभावित अंग, ठीक है, दूसरा लेना है माध्यम, तीसरा लेना है कारक, और चौथा लेना है जांच। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं, ठीक है। तो टाइफाइड में होता क्या है? जब टाइफाइड में क्या होता है, आंत है, लीवर है, वो इफेक्ट होता है, बुखार आ जाता है ना, और मेनली जो है शरीर पूरा टूट जाता है ना, बुखार बहुत हैवी बुखार होता है, दस्त वगैरह भी लगने लगते हैं। तो प्रभावित अंग जो है वो क्या होता है इसमें, आंत्र व यकृत, यकृत यानी लीवर, ठीक है। माध्यम, टाइफाइड किस कारण से होता है? आपने अगर दूषित जल पिया है, ऐसा पानी पिया है जो कि स्वच्छ स्रोत से प्राप्त नहीं है, खराब पानी पिया है, तो दूषित जल के कारण जो है टाइफाइड रोग होता है। फिर कारक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कारक का मतलब हो गया बैक्टीरिया, कि किस बैक्टीरिया के कारण टाइफाइड होता है, वो होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, ओके। और चौथा, इसकी जांच के लिए कोई टेस्ट है क्या? तो विडाल टेस्ट। ये चार चीजें याद रख लोगी, मेरे ख्याल से उससे बाहर कुछ नहीं पूछना है। उससे अलावा अगर कुछ किसी में अगर होगा, जैसे बैक्टीरिया वगैरह, टाइफाइड जैसे टीका वगैरह है, तो वो भी हम लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ पढ़ लेंगे। ये हो गया। दूसरा लेते हैं, टाइफाइड हो गया। नंबर 2, दूसरी जो बीमारी ले रहे हैं वो है क्षय रोग, जिसे हम तपेदिक भी कहते हैं। सॉरी, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, ठीक है। इसमें भी यही पढ़ना है। क्या क्या? एक तो प्रभावित अंग कौन सा है, फिर माध्यम क्या है, कारक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है कि किस बैक्टीरिया के कारण ये हो रहा है, फिर एक जांच पढ़ेंगे, और इसमें एक टीका भी पढ़ेंगे, ठीक है। प्रभावित अंग, टीबी में क्या होता है, टीबी में सांस की बीमारी है, सांस की बीमारी है तो कौन सा अंग इफेक्ट होगा, फेफड़े, या फिर मैं कह दूं कि क्या बात है, फेफड़े, या फिर ऐसा कहूं कि श्वसन तंत्र जो है वो पूरा इफेक्ट होगा, फेफड़े या श्वसन तंत्र। और जब भी फेफड़े या श्वसन तंत्र इफेक्ट हो गया तो डेफिनेटली मान लेना माध्यम क्या है, वायु। किस माध्यम से ये जो रोगाणु है, ये कारक, जो रोगी व्यक्ति है, रोगी व्यक्ति तक पहुंचा है, वो क्या है, वायु। कारक, कारक है इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, क्यू क्यू माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये नाम याद रखना आप दोनों, ठीक है। कारक कौन सा हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इसकी जांच के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है मॉन्टेक्स। क्या नाम याद रखोगे, मॉन्टेक्स या मॉन्टॉक्स भी बोलते हैं ना, मॉन्टेक्स टेस्ट। और टीका, टीबी के लिए एक वैक्सीन है जो कि क्या है, BCG का टीका, ठीक है। हालांकि अभी टीबी के लिए एक विशेष
डॉट्स सेंटर बनाए गए हैं। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है टीबी के निवारण के लिए या टीबी के विशेष उपचार के लिए अलग अलग जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में आपने पढ़ा देखा होगा कई जगह लिखा होगा डॉट सेंटर। डॉट सेंटर का मतलब है वहाँ पर विशेष रूप से जो टीबी के जो पेशेंट्स हैं उन टीबी के पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। देखो वैसे जो टीबी है वो अलग अलग तरह की भी होती है, बोन टीबी होती है, ब्लड टीबी भी होती है ना, जिसमें कई बार ब्लड इफेक्टिव होता है, कई बार बोन इफेक्टिव होता है, कई बार कोई नर्व इफेक्टिव होती है। लेकिन सामान्य रूप से जो टीबी होती है उस टीबी में जो श्वसन तंत्र है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वही प्रभावित होता है। ठीक है ना, अधिकतर देखो जो टीबी खांसने वाला कोई व्यक्ति ज़्यादा खांसता है तो उसको कह देता है कि भाई टीबी हो रखा है क्या। तो जिसको अगर ज़्यादा खांसी हो रही है तो वहाँ पर संभावना है कि उसको क्षय रोग या तपेदिक रोग होने की संभावना है। ठीक है, 2 हो गए, चलो तीसरा आगे लेते हैं। आराम से एक एक करके लेंगे, लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है आपका टिटनेस। ठीक है, तीसरा रोग क्या है? टिटनेस। यहां पर भी वही 4 चीजें पढ़नी है, प्रभावित अंग, माध्यम, कारक और टीका। क्या क्या पढ़ेंगे? प्रभावित अंग, माध्यम, कारक और टीका। क्या होगा? टिटनेस हो गया तो क्या कौन सा अंग प्रभावित होता है बॉडी का, बताएं? कभी देखा किसी के टिटनेस हो रखा होगा? टिटनेस का इंजेक्शन लगा है ये तो पता होगा, है ना, कि सब टिटनेस का टीटी का इंजेक्शन लगा है। तो टीटी का इंजेक्शन नहीं लगाते तो क्या होता है, और ये इंजेक्शन प्रभाव क्या करता है? देखो टिटनेस का जो रोगाणु है, कारक जो है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी ये जो है ये आपकी मिट्टी में या फिर जंग लगी हुई जो वस्तु है ना वहां पर उपस्थित होता है। तो अगर कहीं पे बॉडी पे चोट लगी है तो ये प्रयास किया जाता है कि मिट्टी ना लगे। जबकि हम लोग बचपन में खेलते थे या फिर अब भी देखा होगा गाँव में कई बार कि जहाँ चोट लगती है उस चोट लगने वाली जगह पर क्या करते हैं, मिट्टी लगा देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। चोट लगे हुए अंग को मिट्टी से दूर रखो। क्यों? क्योंकि मिट्टी में क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नामक कारक होता है। वो क्या करता है, वो कारक बॉडी में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। देखा होगा कई बार किसी के साथ कहीं पे हाथ पे या कहीं चोट लगी है और फिर उसका ढंग से इलाज नहीं किया है या फिर मिट्टी लग गई है कर रहे हैं तो वो अंगुली जो है थोड़ी विकृत हो जाती है, मुड़ जाती है, या हाथ वाथ टेढ़ा हो जाता है ना, कि जहाँ से चोट लगी है वहाँ पे जो है ना वहाँ की जो कोशिकाएं हैं वो ढंग से डेवलप नहीं हुई है और वहाँ पे विकृति होगी। बाकी जनरली हम देखते हैं कहीं पे, जैसे मेरे भी हाथ पे यहाँ चोट लगी है तो वापस नॉर्मल जो है ना स्किन आ जाती है। पर कई जगह ऐसा देखा होगा चोट लगने के बाद या तो अंगुलियां मुड़ गई है या फिर हाथ विकृत हो गया है। तो उसका बड़ा कारण है टिटनेस, कि एक तो या तो मिट्टी लग गई है या फिर जो जंग लगी हुई वस्तु है उससे चोट लगी है ना। तो टिटनेस होने का बड़ा प्रभाव है, बड़ी संभावना है। तो माध्यम क्या होता है यहाँ पे? मिट्टी या जंग लगी वस्तु, इससे क्या है, टिटनेस होने की बड़ी संभावना रहती है। और इसका जो टीका है वो टीका क्या होता है? डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। 3 है, तीनों का एक कॉमन टीका डीपीटी का टीका, या फिर एक आता है एंटी टिटनेस सीरम, एटीएस, एंटी टिटनेस सीरम। तो जब कभी चोट लगती है या एक्सीडेंट हो जाता है तो एक इंजेक्शन तो कॉमन है, फिक्स एक टिटनेस का दिया जाता है। क्योंकि चोट लगी है, कहीं पे घाव हुआ है, तो टिटनेस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये संभावित रूप से माना जाता है कि अगर मिट्टी के संपर्क में आया होगा या फिर किसी व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे लोहे से चोट लगी होगी तो वहाँ पर टिटनेस होने की संभावना है। तो वहाँ पर जो टीका लगाया जाता है, जो टीटी का टीका बोलते हैं, वो है एटीएस, एंटी टिटनेस सीरम का टीका है। ठीक है, एंटी टिटनेस सीरम है। और बचपन से ही अगर उसमें प्रतिरक्षा उत्पन्न करनी है तो उसमें उसे डीपीटी का टीका दिया जाता है।
नंबर 4, चौथा जो है रोग जो हम ले रहे हैं वो क्या है हमारा, काली खांसी। जिसे हम कहते हैं पर्टुसिस भी कहते हैं, ध्यान रखना, पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस। यहां पर भी याद रखने के लिए 4 ही चीजें हैं, प्रभावित अंग, माध्यम, कारक और टीका, यही वाली चारों। देखो सवाल के फॉर्मेट में मैं आपको सीधा सीधा नोट्स बनवा रहा हूं। प्रभावित अंग, माध्यम, कारक, टीका। प्रयास रहेगा मेरा भी, हाँ ठीक है, आपके जो सवाल है वो अपने नोट्स में कवर हो जाए। जो काली खांसी है, दिखती बात है, खांसी हो रही है, अंग कौन सा प्रभावित होगा, फेफड़े। और अभी आपको बताया फेफड़े अगर प्रभावित हो रहा है, माध्यम क्या हो जाएगा, वायु। ठीक है, ये ध्यान रखना। ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कारक से बताया कि रोगाणु कौन सा है, तो रोगाणु यहां पर होता है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। हीमोफिलस पर्ट्यूसिस, हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। और यहां पर टीका वही डीपीटी अभी बताया था, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। डिप्थीरिया में भी यही आएगा, पर्टुसिस में भी यही आएगा और टिटनेस में भी यही आएगा। ठीक है, तो 5वां जो रोग है वो ही डिप्थीरिया ही पढ़ लेते हैं पहले, है ना। 5वां जो रोग है, सॉरी कौन सा लेना है, डिप्थीरिया। ठीक है, तो डिप्थीरिया में भी यही चारों चीजें हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी, प्रभावित अंग, माध्यम, कारक और टीका। टीका तो कौन सा हो जाएगा वैसे, टीका तो अभी हमने पढ़ा ही है, टीका तो कौन सा आना है, डीपी टीका। ठीक है, डिप्थीरिया जो है, डिप्थीरिया में जो प्रभावित अंग होता है वो गला दुखने लगता है, और ये जनरली होता है बच्चों में। अगर बच्चे क्या होता है, दूध वगैरह पीते हैं तो कई बार कच्चे दूध पी लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा संभावना, हालांकि बड़ों में भी होता ही है, ऐसा नहीं है, मैं सामान्य रूप से बात बता रहा हूँ, बच्चों में होता है क्योंकि वो दूध का सेवन थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। और जो कच्चे दूध का सेवन करते हैं ना तो कच्चे दूध से डिप्थीरिया होने की संभावना है, और उसमें क्या होता है, गले में दर्द होने लगता है, और गले जो है गले में भारीपन सा आ जाता है ना, आवाज़ बिल्कुल बैठ सी जाती है और गला दुखने लगता है। तो जो प्रभावित अंग है इसमें डिप्थीरिया में वो क्या है सब, गला। और माध्यम क्या है इसका, कच्चा दूध। कच्चे दूध का सेवन जो है उसके कारण जो है डिप्थीरिया होता है। कारक का नाम याद रखना है, कोरोना कोरोनोबैक्टीरिया, डिप्थेरी, कोरोनोबैक्टीरिया डिप्थेरी। ठीक है कोरोनोबैक्टीरिया, जैसे जनरली जो सवाल है वो आपसे ऐसे पूछेंगे मल्टीपल चॉइस में जिसमें रोग कारक और रोगाणु के नाम सेम मैच ना हो, है ना। जैसे यहाँ तो पता चल जाता है कि सब कोरोना बैक्टीरिया डिप्थेरी जो है कि कौन सा रोग है, डिप्थीरिया होना है ना। हाँ डीपीटी जरूर पूछ सकते हैं सवाल पूछने की जो ज़्यादा संभावना है वो किस में है, एक तो रोग कारक में और दूसरा टीके के बारे में। ठीक है 4 हो गए, 5वां लेते हैं। 5 हो गए, 6ठा ले रहे हैं, कुष्ठ रोग, जिसे कोड भी लिखा हमने, या लेप्रेसी भी कहते हैं इसको। कुष्ठ रोग या कोड रोग से हम क्या कहेंगे, लेप्रेसी। यहां पर भी मूल रूप से 4 चीजें पढ़नी है, प्रभावित अंग, फिर माध्यम, कारक और टीका।
हाँ भाई साहब बताओ, प्रभावित अंग क्या होगा? किसी व्यक्ति को कोड हो रखा है, बॉडी का कौन सा पार्ट देखा किसी व्यक्ति को कोड हो रखा हो? कोड वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको क्या होता है ना, पूरे शरीर पे क्या है ना, फफोले हो रखे होते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, वो विकृत हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है ना। तो स्पाइनल कॉर्ड विकृत हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, एक तो तंत्रिका तंत्र डैमेज हो रहा है उसका, और शरीर पे फफोले हो रहा है, मतलब त्वचा डैमेज हो रही है। तो प्रभावित अंग जो बनता है यहाँ पर, वो क्या बनता है? तो त्वचा व तंत्रिका तंत्र, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है वो बुरी तरह डैमेज होता है, और कुष्ठ रोग बहुत ही कह सकते हैं कि दयनीय अवस्था में रहते हैं जो कोढ़ी रोग। एक तो क्या होता है, उनके संपर्क में कोई नहीं आता है ना, जो फैलने वाला होता है, प्लस इसका जो ट्रीटमेंट है बहुत ही लंबा है और न के बराबर है। तो इसलिए कोड वाले जो व्यक्ति है ना, वो बड़ी खराब जिंदगी जीते हैं, खराब जो अपना जो अंतिम समय है वो बड़ा खराब से निकालते हैं। माध्यम जो है, माध्यम एक तो इसका संपर्क है, और वायु से भी फैलता है और संपर्क से भी फैलता है। रोगाणु यार, इसके रोगाणु का नाम याद रखना, ये पूछते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और टीका कौन सा होता है? टीका इसमें होता है BCG का टीका, ठीक है। एक अन्य टीका भी होता है MDT का टीका, है ना। BCG का टीका भी होता है और MDT का टीका भी होता है ना। दोनों ही टीके जो है वो कुष्ठ या लेप्रेसी रोग में होता है। प्रभावित अंग त्वचा या तंत्रिका तंत्र। कारक याद रखना है सब, कारक माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, इससे सवाल पूछा भी गया है और पुनः पूछा जा सकता है। अगला रोग लेते हैं हैजा। कितने हो गए थे अपने पास? 6 हो गए, 7? 6 हो गए सर। अगला 7वां लेते हैं हैजा। ठीक है, हैजा अपने आप में एक महामारी है, पता ही है। पढ़ने यहां पर भी चीजें हैं, 4 ही चीजें हैं। एक तो प्रभावित अंग, ठीक है। दूसरा कारक, माध्यम, इसका टीका नहीं है ना। इसमें हम एक अन्य चीज पढ़ेंगे, वाहक। अन्य चीज हम क्या पढ़ेंगे? वाहक। वो क्या होता है देखते हैं हम लोग। देखो हैजा में होता क्या हैजा में क्या होता है? उल्टी दस्त होती है ना। हैजा होता है, हैजा हो जाता है, एक तो बुखार आता है और उल्टी दस्त होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो जब भी उल्टी दस्त हो रही है, तो उल्टी दस्त होने का मतलब है प्रभावित अंग क्या है? पेट, आंतें। तो प्रभावित अंग क्या होता है हैजा में? आंत्र। इसका जो कारक है उससे सवाल बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो मैंने अभी बताया था कि ऐसे नाम पूछे जाते हैं जिसमें डिफरेंस हो, मूल नाम और कारक के नाम। जैसे डिफ्टीरिया में कोरोना बैक्टीरिया डिफ्थेरी, नाम से पता चल रहा है कि भाई हाँ ये तो डिफ्टीरिया का है। यहाँ पे पता नहीं चलता है, वो क्या है? विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। ये क्या है? कारक। और हैजे में माध्यम क्या होता है? किस माध्यम से ये फैलते हैं? वो है दूषित जल व भोजन। अगर आपने खराब पानी पिया है, ठीक है, इन नाले के पास में अगर कोई थैले वाले खड़े हैं, वहां से आपने भोजन किया है जहाँ पे स्वच्छता, देखो अगर कोई साफ सफाई रख रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ थैले वाली जो चीज़ें खराब ही हो रही, कोई साफ सफाई रख रहा है तो अच्छी बात है। बाकी अदरवाइज अधिकतर देखा होगा कि जो गंदी जो गंदे नाले के आसपास या फिर ऐसी जगह आप खड़े हैं जहाँ पे आपके कूड़ा करकट बहुत अधिक है, वहाँ जाके आप पानी पता सखा के आ जाते हो। साफ सफाई, थोड़ा सैनिटाइजेशन का, सफाई का थोड़ा ध्यान रहे तो थोड़ा ठीक रहे। अगर ऐसा है तो क्या होगा? उल्टी दस्त वगैरह या हैजा होने की संभावना ये नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे साथ भी हुआ था एक बार, लोग गए थे ऋषिकेश घूमने,
और वहाँ पे ऋषिकेश में हमने की थी राफ्टिंग, ठीक है। तो राफ्टिंग की थी, फिर बाद में थोड़ा पानी में भी कूद गए। पानी में कूदने के बाद क्या रहता है कि भाई भूख बड़ी लगती है। तो जैसे ही बाहर आए थे, गंगा तट के किनारे एक व्यक्ति बढ़िया अपने वो क्या नाम बेल बेच रहा था। भूख लगी थी तो खा ली बेल। अब उस समय आसपास की साफ सफाई वगैरह भी कि यहाँ पानी है या नहीं है साफ सफाई है कि नहीं है, कहाँ से लगाया है कि नहीं लगाया, खा ली। भाई साहब रात को ही हालत खराब, और उल्टी दस्त का स्तर ऐसा था कि सुबह तो हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, ड्रिप चढ़ानी पड़ी। तो ये अगर हैजा होगा, उल्टी दस्त होगा, तो उसका सबसे बड़ा जो कारक है वो क्या है, आपके दूषित जल और भोजन। तो खाने पीने का जो है थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें कि वो साफ सफाई से बना है या नहीं है। बाकी आप कहीं से खाएं, कोई दिक्कत नहीं। इसका वाहक क्या है? वाहक का मतलब है कि इस कारक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाला जो जीव है वो कारक कहलाता है, और ये होता है घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी जो है वो क्या होती है, आपकी जो दूषित भोजन और जल के साथ सॉरी, एक जो व्यक्ति है जिसमें विब्रियो कोलारी या फिर कह दूं रोगाणु है, उस रोगाणु को दूषित जल या भोजन के तक ले जाएगी, और फिर बाद में उस दूषित भोजन व जल से के सेवन से कोई अन्य स्वस्थ व्यक्ति भी जो है वो क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। हैजा हो गया। फिर नंबर 8 लेते हैं हम लोग, प्लेग। प्लेग भी बैक्टीरिया जनित रोग है। इसमें भी वही 4 चीजें पढ़नी है। एक तो प्रभावित अंग, फिर माध्यम, कारक और वाहक। माध्यम सॉरी कारक और वाहक। प्लेग किससे होता है, पढ़ा आपने? चूहों से, है ना, पढ़ा ना। चूहों से जो है वो, तो चूहा जो है यहां पर वाहक है, ठीक है। चूहा है वो क्या करता है, जो भी आपका भोजन वगैरह है वो खा लिया है, तो और वो चूहे ने अगर कोई भोजन खाया है, जैसे कोई चीज खाई है, और वो अगर आपने कर लिया है सेवन, चूहे द्वारा खाया हुआ भोजन जो अगर आपने सेवन कर लिया है, तो आपको रेबीज होने की पर्याप्त संभावना है। लेकिन राजस्थान में एक मंदिर है, बताइए आपको? हाँ, करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर जैसे चूहों का मंदिर भी कहते हैं। वहां पे जो प्रसाद होता है ना, वो प्रसाद वहां के हजारों सैकड़ों जो चूहे हैं वो खाते हैं, और उन चूहों का खाया हुआ प्रसाद या उनके द्वारा पिया हुआ पानी अगर आप पियोगे, आपको प्लेग नहीं होगा। ये एक अजब चमत्कार है। कोई नहीं मानते हैं ना कि सब, हाँ भाई सब जगह विज्ञान ही है, चमत्कार होता ही नहीं है, तो यहां पर आके विज्ञान भी नतमस्तक होता है। करणी माता का टेम्पल जाइए आप बीकानेर में, वहां पे आप जाके देखोगे तो बहुत से चूहे हैं, वो इधर हजारों की संख्या में चूहे घूमते रहते हैं। बहुत से आपके में से जो विद्यार्थी है वो बीकानेर से भी होंगे, करणी माता के मंदिर गए भी होंगे। मुझे भी सौभाग्य मिला है कि हाँ 2-3 बार मैं भी माता के दर्शन करके आया हूँ, और बड़े आनंद की अनुभूति होती है। तो वहां पे आप चूहों द्वारा खाया हुआ जो प्रसाद है वो भी अगर सेवन करेंगे ना, तो भी आपको प्लेग नहीं होना है। बाकी अन्य जगह ये प्लेग फैलता है। अब ये समझ से बाहर है कि उन चूहों के खाने से क्यों नहीं फैल रहा है, और दूसरी जगह जो चूहे हैं अगर वो कोई चीज खा लें और उसका सेवन व्यक्ति करे तो प्लेग हो जाता है। हालांकि प्लेग भी एक बड़ी महामारी है, ठीक है, जो बहुत जल्दी से फैलती है। इसमें जो प्रभावित अंग है, प्रभावित अंग क्या होता है, रुधिर वाहिनियां। रुधिर वाहिनियां जो है वो क्या होती है, विकृत हो जाती है, और इसके कारण क्या होता है ना, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्लेग में जो है डेथ रेट बहुत अधिक होती है, मृत्यु जो है बहुत अधिक होती है प्लेग से, और बॉडी भी जो ऐसा ना पूरी विकृत सी हो जाती है। इसके कारक का नाम याद रखना है, पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस। तो 2 सवाल यहां पे इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो है कि प्लेग का वाहक कौन सा है, प्लेग का वाहक होता है चूहा,
और इसका कारक कौन है? कारक का मतलब है रोगाणु, है ना, या जो भी जीवाणु कह रहा हूं मैं, जीवाणु या रोगाणु दोनों टर्म काम में ली जा सकती है, क्योंकि रोगाणु के ही प्रकार है। रोगाणु में जीवाणु, विषाणु, कारक, अन्य जीव, ये सभी रोगाणु के अंतर्गत ही आएंगे। तो प्लेग का कारक कौन हो जाएगा? पास्चुरेला पेस्टिस। अगला लेते हैं, 8 हो गए, 9 नंबर। 9 नंबर जो डिजीज है वो है निमोनिया। ये तो पता ही है, निमोनिया तो ही है। बारिश में बहुत अधिक भीग जाओगे तो क्या होना है? निमोनिया होना ही है। ठीक है, एक तरह का बुखार ही है। और एक तो इसके कारक का नाम याद रखना और एक माध्यम का। बहुत ज्यादा भीग गए हो तो क्या होता है? बुखार, खांसी, जुकाम सब एक साथ होता है। प्रभावित अंग क्या रहता है? फेफड़े। कौन सा अंग फेफड़ा होगा? सॉरी, प्रभावित होगा फेफड़े। और कारक का नाम याद रखना, कारक का सवाल बढ़िया बनता है, नीमोकोकस। नीमोकोकस, ठीक है। और माध्यम क्या रहता है इसमें? वायु रहता है, जल नहीं है ना। बारिश में भीग गए, फिर ठंडी हवा जो लगती है, उस ठंडी हवा से क्या रहता है? आपको निमोनिया होने की संभावना रहती है। एक तरह का बुखार ही है। चेंज नहीं किया था मैंने, पेन ऐसे लिख लिया, चलो ठीक है। 10वां, गोनोरिया। गोनोरिया, इसमें दो चीजें याद रखनी है। एक तो क्या रखना है? प्रभावित अंग, और दूसरा कारक। गोनोरिया रोग जो है ये केवल महिलाओं में होता है, ठीक है, महिलाओं में होने वाला रोग है। और एक तरह का यौन संपर्क वाला रोग है, यौन संपर्क द्वारा फैलने वाला, या यौन रोग कह सकते हैं आप, ठीक है, सेक्सुअल डिजीज है ये, ठीक है। इसमें प्रभावित अंग जो है, प्रभावित अंग क्या होता है? एक तो मूत्र मार्ग होता है और गर्भाशय होता है। मूत्र मार्ग व गर्भाशय। इसके कारक से बहुत बार सवाल पूछा गया है, ठीक है। कारक का नाम याद रखना है, ट्रिपोनेमा या ट्रिपोनीमा पैलेडियम। ट्रिपोनीमा पैलेडियम, बस। गोनोरिया में केवल दो ही चीजें यही याद रखनी है। एक तो क्या है? सेक्सुअल डिजीज है, महिलाओं में मूत्र मार्ग और गर्भाशय को प्रभावित करता है, और इसके कारक का नाम क्या है? ट्रिपोनीमा पैलेडियम। ये है आपके बैक्टीरिया द्वारा जो होने वाले रोग हैं, वो आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए। जीवाणु द्वारा होने वाले जो रोग हैं वो प्रमुख रूप से हमने डील कर लिए, है ना। कल की क्लास में हम लोग डील करेंगे जो वायरस द्वारा होने वाले जो रोग हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ट्रिक याद कर लीजिएगा, सवाल आपकी अप्रोच में होंगे। चलिए मिलते हैं कल।